आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी कैंसर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले गैंग की, जिसमें दिल्ली के नामी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल थे। इस पर्दाफाश के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे बचे नकली दवाओं से। सियासी ढाबे में करेंगे 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता के दरवाजे खोलने वाले कानून सीएए की, जिसे लेकर विपक्ष के नेता अलग ही डर दिखा रहे हैं। तो सोशल अड्डा में करेंगे 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले बेंगलुरु की, जो पिछले कुछ महीनों से बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। दिखाएंगे क्या है वहां का ताजा हाल। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे भारत को कैसे विकसित देश बनाएगा मोदी सरकार का मिशन सेमीकंडक्टर। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा एसडीएम के घूंघट की भी है। यूपी के फिरोजाबाद में एसडीएम कृति राज घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इस दौरान उन्होंने लोगों को मिल रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। एसडीएम सदर कृति राज ने घूंघट की ओट में आम महिला मरीज बनकर पर्चा बनवाया, फिर ऐसे ही डॉक्टर के पास पहुंची, लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर का व्यवहार सही नहीं मिला। हालांकि फिर जैसे ही घूंघट में एसडीएम सदर होने की जानकारी स्टाफ को लगी तो वहां हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के स्टॉक में 50% दवाएं एक्सपायर पाई गईं। अब एसडीएम वहां मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करेंगी। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थी, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। यूपी के मेरठ में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल वहां एक युवक ने पहले मंदिर में सभी मूर्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर वो नाग देवता की प्रतिमा थैले में डालकर चुरा ले गया। बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर रखी गई ये नाग देवता की मूर्ति तांबे की बनी थी। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस चोर की तलाश में है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से खुशखबरी आई। दरअसल वहां 3 नन्हे शावकों का जन्म हुआ है। ST-12 नाम की बाघिन ने इन्हें जन्म दिया। इन सभी की तस्वीरें भी सामने आई, जिससे इनकी उम्र करीब 3 महीने की लग रही है। अब सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 33 हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे को कार से स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दूल्हे की कार को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल सहारनपुर के अंकित की बारात मेरठ जा रही थी। इसी दौरान मुजफ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर दूल्हे अंकित ने कार पर चढ़कर ड्रोन कैमरे से स्टंट शूट करवाया, लेकिन फिर इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खड़ी होली की शुरुआत हो गई। वहां कई महिलाओं ने नंदा देवी मंदिर में होली खेली। इस दौरान विदेशी महिला पर्यटक भी शामिल रही। उन्होंने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, साथ ही नाच गाकर इसका जश्न मनाया। कुमाऊं में खड़ी होली के अलावा बैठकी होली का भी एक अपना पुराना इतिहास रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दवाइयां मरीजों के लिए जिंदगी होती है, लेकिन अगर दवाइयां ही नकली हों तो जिंदगी का फलसफा एक झटके में टूट सकता है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो अस्पताल से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की खाली शीशियां खरीदता था, फिर उनमें नकली दवाइयां भर दिया करता था। इसके बाद मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये फर्जी दवाइयां मरीजों को बेच दी जाती थी। इस गिरोह से जुड़े 2 आरोपी राजधानी के एक नामी कैंसर अस्पताल से जुड़े हैं। लिहाजा दवा के ऐसे नकली धंधेबाजों से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये 7 शख्स वैसे तो सफेद नकाब में हैं, लेकिन इनके कारनामे इतने काले हैं कि जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 आरोपी दिल्ली के एक बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। ये पूरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से चलता था, जो शुरुआत होता था 2 ऐसे कर्मचारियों से जो एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे और उनकी जिम्मेदारी थी यूज हुई कैंसर के इंजेक्शन की शीशियों को नष्ट कर देना। लेकिन नष्ट करने की बजाय वो परवेज नाम के एक शख्स को 5000 में उन शीशियों को बेच देते थे, जिसके बाद परवेज नकली दवाइयों के कारोबारियों को इन शीशियों को बेच देता था और उसके बाद इन्हीं में रिफिल करके लोगों तक ये दवाइयां महंगे दामों पर पहुंचाई जाती थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद की हैं। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली नकली दवाइयां हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी अस्पताल में मरीजों को कीमोथेरेपी में इस्तेमाल लाए जाने वाले इंजेक्शंस की खाली शीशी जुटाते थे, फिर उन शीशियों में एंटी फंगल दवा भरकर बेचते थे। क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा रैकेट पकड़ा है जो कैंसर की जीवन रक्षक दवाइयां नकली बनाकर मरीजों तक पहुंचाते थे। कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता था और कैसे क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा, हमारे साथ बात करने के लिए क्राइम ब्रांच की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह जी मौजूद हैं। मैम, कैसे पता चला पुलिस को और कैसे ये पकड़े गए? हमारे डीसीपी अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसर की दवाई नकली बनाई जा रही है, तो उसको इन्होंने फर्दर डेवलप किया। तो पता लगा कि नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री डीएलएफ में मोती नगर में चल रही है, 2 फ्लैट्स में। तो जब वहाँ पे रेड की गई तो वहाँ पे जो है बहुत सारे एम्प्टी वायल्स मिले, कुछ फिल्ड वायल्स भी मिले जिसमें कैंसर की दवाइयाँ का लेबल लगा हुआ था। तो जब उसमें आगे हम लोगों ने चेक किया तो पता लगा ये खाली वायल्स को लेकर के उसमें ये कोई भी रैंडम दवाई भर दे रहे थे और उसको एज कैंसर मेडिसिन बेचा कर रहे थे। इन नक्कालों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे। खासतौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को वो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अपना शिकार बनाते थे। ये नहीं सोचते थे कि क्यों जो ये केमिकल्स डालते थे या कोई भी इंजेक्शन, तो वो तो उल्टा भी असर कर सकता था पेशेंट पे। बिल्कुल कर सकता था। और देखिए, उल्टा असर ही नहीं, जो एक आदमी जो कैंसर पेशेंट है वो उस दवाई को भरोसे के साथ ले रहा है कि इस दवा को लेने से मेरी जो एलिमेंट है वो इम्प्रूव कर जाएगी, लेकिन उसको जो मिल रही है वो एक रैंडम दवाई है जो नुकसान भी कर सकती है, प्लस ठीक तो होना ही नहीं है। तो वो एक तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो जब इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि भाई इसको कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, तो उस सीक्वेंस में हमको एक और व्यक्ति मिले जो गुड़गांव के हैं। उन्होंने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चला रखी है। वो पहले कई हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रहे, तो उनको पता था कि कैंसर पेशेंट जो होता है वो बहुत डेस्परेट होता है, कोई भी दवाई उसको चाहिए होती है, वो बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे ये लोगों को लेके आते थे बाहर से और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मेडिसिन बेचा करते थे, जो कि सारी नकली मेडिसिन होती थी। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम विफल जैन, सूरत शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान हैं। इनमें से नीरज गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी के 6 दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और सभी आरोपी किसी न किसी तरह से मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे इस पूरे सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं वो मेडिकल लाइन से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक है जिनकी फार्मेसी की दुकान है, एक जो है वो यमुना विहार में थे, वो वहां पे अपना एक मेडिकल स्टोर में पहले काम किया करते थे। तो इन लोगों को मालूम है कि ये कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो 4-5 हजार रुपया का वायल ले रहा है और मान लीजिए उसमें जो है वो 100 रुपए का कोई भी चीज भर भी दे रहा है, तो उसका मार्जिन देखे, क्योंकि एक एक वायल करीब 1.8 लाख से ऊपर में बिक रहा है, तो उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो ये उससे जो है पूरा पैसा कमा करके और लोगों की जान के साथ खेल रहे थे।
क्राइम ब्रांच की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को इसकी जानकारी मिली कि दिल्ली में एक गैंग एक्टिव है जो कैंसर की नकली दवाइयां मरीजों को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें 4 अलग अलग जगह की जानकारी मिली जहां से इस नेटवर्क को चलाया जा रहा था। पुलिस ने चारों जगह पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाई ताकि आरोपियों को संभलने का मौका न मिले। इन जगहों में दिल्ली के मोती नगर का DLF कैपिटल ग्रीन्स, गुड़गांव का साउथ सिटी, दिल्ली का यमुना विहार शामिल था। दिल्ली पुलिस की टीम ने DLF कैपिटल ग्रीन्स में छापेमारी की जो इस रैकेट का सबसे बड़ा अड्डा था। पुलिस के अनुसार यहां पर विफल जैन कैंसर की नकली दवाइयां बनाता था। विफल ही इस पूरे गैंग का सरगना भी था। यहाँ पर ये कैंसर की दवा की खाली शीशियों में नकली दवाई भर देता, जबकि इसका साथी सूरज इन दोबारा भरी गई शीशियों को अच्छे तरीके से पैक करता था ताकि किसी को शक न हो। उसमें फिर ये बात आई कि एम्प्टी वायल्स इन्हें कहाँ से मिल रहे हैं, तो उस चेन में जब आगे चेक किया गया तो पता लगा कि कुछ हॉस्पिटल्स में साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट के कुछ 2 लोग हैं जो इनको वायल सप्लाई करते थे। देखिए, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, तो ये लोग जो थे वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे और वायल्स को ये चुपचाप से निकाल लाते थे और 4 से 5 हजार रुपए में वो वायल्स को बेच दिया करते थे। उन वायल्स में ये जो हमारी रेड हुई उसमें जो किंगपिन था वो उनको मेडिसिन भर करके कोई भी रैंडम इंजेक्शन ले लेते थे। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है तो वो उसमें 150 रुपए का कोई इंजेक्शन लिया, उसका लिक्विड उसमें भरा और रिकैप कर दिया और फिर उसको वो बेच दिया करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 137 भरी हुई शीशियां बरामद हुई हैं। ये 9 अलग अलग ब्रांड्स की हैं, जिनमें 7 विदेशी और 2 भारत में बनाई जाती थी और जिनकी कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपए है। अब दिल्ली पुलिस की टीम इस बात की जांच में जुटी है कि अवैध दवाओं के इस सिंडिकेट में कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को एक और पता लगा कि एक सप्लायर और था इनका जिस पे कल हमारी टीम बिहार में रेड कर रही थी, उसको पकड़ लिया गया है, तो वो भी इसमें शामिल था, तो वो भी जो है इनसे खरीद रहा था और वहां पे भी बेच रहा था। दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिंडिकेट ने कैंसर की नकली दवाइयां कहां-कहां सप्लाई की। इसके साथ ही इसकी भी तहकीकात हो रही है कि इनके तार किस किस से जुड़े थे और इन्हें किसका सुरक्षा कवच मिला हुआ था और किसकी शय पर ये लोग नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। इंसानियत के इन दुश्मनों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दवा कैंसर की हो या फिर दवा डायबिटीज की, दवाई ब्लड प्रेशर की हो या फिर एंटी एसिड की। पिछले ही हफ्ते गाजियाबाद में ऐसी ही नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, लेकिन सवाल है कि नकली दवा की पहचान कैसे करें, कैसे सावधान रहे, कोई दवा असली है या नकली। इसका 100% फैसला तो लैब टेस्ट से ही हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान आप रखें तो नकली दवा से आप भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब भी दवा खरीदे तो दवा की पैकेजिंग यानी कि उसे पैक कैसे किया गया है इस पर ध्यान दें। नकली दवा की पैकेजिंग में खराब क्वालिटी समझ आ जाएगी। नकली दवा के पत्ते पर स्पेलिंग की गलती भी हो सकती है। दूसरी अहम बात, इसका ध्यान रखें कि अगर दवा की पैकेजिंग लूज दिखे यानी कि सील ना हो तो ऐसी दवा कतई ना खरीदे। देश में 100 रुपए से ज्यादा की कीमत की हर दवा के पैकेट पर बारकोड लगाना जरूरी होता है। ऐसे में दवा पर बारकोड ना हो तो इसे भी ना खरीदे और इस कोड में दवा की मैन्युफैक्चरिंग डेट और लोकेशन से लेकर सप्लाई चेन तक की पूरी जानकारी होती है। इससे आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कभी भी अज्ञात वेबसाइट से दवाएं ना खरीदें, क्योंकि ऐसी वेबसाइट आपको सस्ती दवा देने का लालच दे सकती है। बीपी, शुगर या कोई और बीमारी जिसकी दवा आप नियमित खाते हैं और जब दवा खरीदने जाएं तो गोली या कैप्सूल के आकार में बदलाव दिखे तो फार्मेसी और डॉक्टर से जरूर बात करें। जो असली दवा होती है वो हमेशा तय मानकों पर फैक्ट्री में बनती है, लेकिन नकली दवा पहचान सकते हैं। अगर आपको गोली फटी हुई दिखे, उन पर बुलबुले जैसी कोटिंग दिखे या गोली भुरभुरी सी दिखे तो ध्यान दें, ऐसी दवा नकली हो सकती है। अगर आपको शक होता है कि नकली दवा दी जा रही है तो आप अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-111-255 पर भी दर्ज करा सकते हैं।
दिल्ली वासियों को मिली बड़ी सौगात, तो हरियाणा में नायब सरकार ने हासिल किया बहुमत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद बिक्री को लेकर सभी उपलब्ध लेखा जोखा निर्वाचन आयोग को दे दिया। इस हलफनामे में बैंक ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके। इनमें से 22,030 बुना लिए गए, जबकि 187 का भुगतान नहीं लिया गया। ऐसे में नियमों के अनुसार वो पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों को लेकर नए कानून बनाए गए हैं। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गईं। दरअसल वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दे दिया। ये मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा है, जिसमें मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर का नाम बदल दिया गया। अब इसे रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। इस तरह अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर होगा। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा कुल 8 लोकल रेलवे स्टेशनों के नाम भी अब बदल दिए गए। हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। ध्वनि मत से इस पर प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायक का पद छोड़ दिया। अब करनाल से नए सीएम नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ेंगे। दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात मिली। दरअसल मोदी सरकार ने दिल्ली में 2 मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। इसके लिए करीब 8,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेंगे। होली से पहले यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। अब कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने नाम में एक बदलाव किया। दरअसल ये बदलाव तब सामने आया जब सचिवालय में उनके दफ्तर के बाहर नई नेम प्लेट लगवाई गई। इसमें उनके पिता से पहले उनकी मां का नाम लिखा हुआ है। नई नेम प्लेट में अब एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे लिखा गया है। कहा जा रहा है कि ये बदलाव राज्य कैबिनेट के एक फैसले के अनुसार लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक अब जन्म लेने वाले सभी के सरकारी दस्तावेजों में उनकी मां का नाम शामिल करना जरूरी बना दिया गया है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है, लेकिन इस कानून के ऐलान होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। जहां सरकार इन कानून के फायदे बता रही है, वहीं विपक्षी दल इस कानून को सियासी फायदे के लिए लाया गया कानून बता रहे हैं। जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्षी इसका विरोध सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाले कानून को पक्ष विपक्ष सियासी नफा नुकसान के तराजू में तौलने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ पे नागरिकता मिली, हमें बहुत खुशी है। हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारी झूपड़ी के बाग आज खुली जाएंगे, नागरिकता मिली जाएगी। जश्न की ये तस्वीरें देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के लागू होने की खुशी की है। इस कानून के लागू होने के बाद देश में मौजूद हजारों शरणार्थियों को जहां नागरिकता मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है।
सरकार और उसके सहयोगी दल नागरिकता कानून को रहम और इंसाफ का कानून बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी इसे मजहबी बुनियाद पर बने कानून से लेकर देश में रोजगार संकट तक का सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीए कानून के लागू होने के बाद गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस कानून के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इसे अपने राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून से लोगों के रोजगार छिनने का डर बताया है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद तो इस कानून का विरोध किया ही और दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि वो भी उनकी लड़ाई का हिस्सा बने। सीएए के मुताबिक केवल 2014 से पहले देश में आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन केजरीवाल का दावा है कि बाद में सरकार समय सीमा को बढ़ा देगी। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को मजहबी रंग देने में जुटे हैं। बीजेपी ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई, अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दल इस कानून का दुष्प्रचार कर सियासी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत में भरोसे का भूचाल को भय भ्रम के भौकाल से आप बंधक बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। और ये काम इन्होंने 7 दशकों से ज्यादा समय से किया है। देश के मुसलमानों में भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना और भय भ्रम के भूचाल से और भौकाल से उनके जो सरोकार हैं, जो उनका तरक्की है, उनकी तालीम है, उसको जो है वो बंधक बना लेना। लोकसभा चुनाव से पहले मचे इस घमासान में सियासत का पारा हाई है। जहां सरकार कानून के बचाव में दलीलें पेश कर रही है, वहीं विपक्षी दल इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 906 अंक फिसलकर 72,762 पर बंद हुआ। इसके साथ ही गिरावट निफ्टी में भी जारी रही और निफ्टी 338 अंक गिरकर 21,998 पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स के 23 शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई। सोना 400 रुपए सस्ता हो गया। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 65,950 रुपए हो गई। इसके साथ ही चांदी भी 600 रुपए सस्ती हो गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 75,300 रुपए पर पहुंच गई।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंक्स की नई लिस्ट जारी की है और पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च से पहले किसी दूसरे लिस्टेड बैंक से नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है, क्योंकि RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सभी सर्विसेज को 15 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। और न्यूज पेपर पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर लोगों की सेहत से जुड़ी एक जरूरी खबर। आज मार्च महीने का दूसरा बुधवार है। इस दिन को नो स्मोकिंग डे के तौर पर मनाने की परंपरा है। आपको बता दें कि नो स्मोकिंग डे पर डॉक्टर्स, कैंसर पीड़ित और होटल एसोसिएशन ने सरकार से खास अपील की है। इन लोगों ने सरकार से कहा है कि सभी जगहों पर बने स्मोकिंग रूम या फिर स्मोकिंग जोन हटाए जाए। सरकार से अपील में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट पर लोगों को सेकेंड हैंड स्मोक यानी कि स्मोकिंग करने वालों की वजह से फैलने वाले धुएं से बचाने के लिए स्मोकिंग रूम जैसे एरिया खत्म किए जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोकिंग से फेफड़े खराब होते हैं और इम्यूनिटी भी कम होती है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट पर भी बने स्मोकिंग एरिया को हटाने की जरूरत है ताकि सभी 100% स्मोक फ्री वातावरण में सांस ले सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां भी स्मोकिंग जोन बने हैं वे 2003 में बने COTPA यानी कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट का पालन नहीं करते और लोगों की सेहत खतरे में डालते हैं। भारत में कानूनी रूप से सभी सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पर पाबंदी है। कानून के तहत ऐसी किसी भी जगह पर स्मोकिंग नहीं कर सकते जहां पर आम लोगों का आना जाना होता है। हालांकि इसी कानून के तहत होटल, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट जैसे कुछ पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग एरिया बनाने की छूट भी दी जाती है। लेकिन हेल्थ एक्टिविस्ट मानते हैं कि जनहित में कानून में बदलाव करके स्मोकिंग जोन जैसी जगहों को भी खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक भी स्मोकिंग करने जितना ही हानिकारक है। हाल ही में भारत में हुए एक सर्वे में यह पाया गया है कि 72% लोग ये मानते हैं कि सेकेंड हैंड स्मोक से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और 88% लोगों ने कानून को बदलने का समर्थन किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन करने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है, जहां हर साल 12 लाख लोग तंबाकू से होने वाली बीमारियों की वजह से दम तोड़ देते हैं। इनमें से 10 लाख लोग स्मोकिंग की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, तो वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग सेकेंड हैंड स्मोक की चपेट में आकर अपनी जिंदगी खो देते हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बूंद बूंद पानी को तरस रहे बेंगलुरु की। बेंगलुरु में लगातार पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। पिछले 2-3 महीनों से बेंगलुरु के लोग जल संकट के कारण भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शहर के जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। लगभग 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले बेंगलुरु में मुख्य रूप से कावेरी नदी और भूजल से ही पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से बारिश नहीं होने की वजह से ज्यादातर प्राथमिक स्रोत सूख चुके हैं। बेंगलुरु को रोजाना 2,600 से 2,800 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है और फिलहाल जरूरत से आधी ही वाटर सप्लाई हो पा रही है। फिलहाल पानी की सप्लाई के लिए बेंगलुरु के लोग वाटर टैंकर पर ही निर्भर हैं, वो भी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों के मुताबिक रोजाना पानी के 4 टैंकर्स की जरूरत है, लेकिन उन्हें 1 या 2 ही टैंकर मिल रहे हैं। इसके साथ ही एक वाटर टैंकर की कीमत 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। बेंगलुरु में जल संकट को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी तकलीफ समझने की कोशिश की। तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। अभी टैंकर का पैसा बढ़ गया है, कावेरी पानी भी नहीं है और सीएमसी का पानी जो आ रहा था अभी भी वो टाइम पर नहीं आ रहा है। टैंकर का पानी कितने दिन में एक बार आता है और कितना पैसा देना पड़ता है आपको? एक्चुअली अभी जो हम देखेंगे इस साल हमको बहुत जिल्लत हो रही है। पिछले साल इतना नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि देखो हम एक टाइम भोजन के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अभी पानी का ये प्रॉब्लम है कि हम एक मतलब चुल्लू बोलते हैं ना, चुल्लू पानी के लिए हम तरस रहे हैं। जो टैंकर की बात है तो टैंकर वाले क्या है, फोन करो तो एक तो फोन जल्दी रिसीव नहीं करते भी हैं तो वो अपनी मनमानी से कर रहे हैं। हमको भी पानी के बिना नहीं रह सकते, खाना नहीं रहे तो भी रह सकता है, पानी का बिना नहीं रह सकते। ये साल में ऐसा हुआ, पिछले साल में ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर से पानी नहीं था, फिर भी हम ऐसा टैंकर मार के 6 महीने निकला। हर एक घर में कम से कम एक गड़ा पानी तो रहना चाहिए सर। हम भीख मांगने से भी नहीं मिल रहा, भाव तो इतना हो गया। हम तो मिडिल क्लास के हैं भाई, इतना सारा पैसा एक हफ्ते में 1,500 2,000 मतलब महीने में 8,000 रुपया। हमारा तनख्वाह कितना सर? 8,000 रुपया भरी पानी का हो गया। तो अच्छा है गवर्नमेंट ने करंट बिल कम कर दिया, मगर इसमें ज्यादा हो गया। तो हम 3 महीने सही, 3 महीने में 8,000 रुपए कितने हो गए सर?
बहुत मुश्किल हो रहा है सर। हम हर एक का प्रॉब्लम है कि पानी बेंगलुरु में कभी नहीं था, इतने साल में मैं पहली बार पानी का इतना झंझट हो रहा है कि बस दरख्वास्त है कि कुछ गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लिए। तकरीबन 3000 से भी ज्यादा बोरवेल ड्राई हो चुका है जहां पे कावेरी का पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का क्या जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट आने वाले दिन में इसको कैसा सॉल्यूशन लेके आएगा, कैसा इनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैमरामैन शिवमूर्ति के साथ सगाई राज, बेंगलुरु। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारत अब सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया और अब उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मार्केट में मेड इन इंडिया चिप की एंट्री हो जाएगी। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की है और सेमीकंडक्टर का उत्पादन ही भारत को एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसके बिना ग्लोबल हब की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, भारत में डिजाइन किया गया चिप भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ ले जाएगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। इसके लिए पीएम मोदी ने गुजरात के धोलेरा और शाहनंद के साथ असम के मोरी गांव में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। इसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जबकि गुजरात के ही साणंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसमें करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही असम के मोरी गांव में जो प्लांट स्थापित की जाएगी उसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए होगी। भारत की इस पहल से दुनिया में सेमीकंडक्टर के उत्पादन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ। इन तीनों केंद्रों से कुल 2,602 करोड़ चिप्स का निर्माण सालाना होगा, जिससे न सिर्फ घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी और किफायती दाम पर चिप्स की आपूर्ति होगी, बल्कि दुनिया के चिप्स बाजार में भारत की एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। और अनुमान है कि इन तीनों प्लांट से करीब 80,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अश्विन और रोहित को रैंकिंग में हुआ है बड़ा फायदा। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर।
आर अश्विन टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। धर्मशाला टेस्ट में 9 विकेट लेने के बाद वो एक पायदान ऊपर चढ़कर टॉप पर पहुंच गए। वहीं बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में रोहित 5 स्थान ऊपर उठकर 6ठे स्थान पर आ गए, जबकि यशस्वी जायसवाल 2 स्थान चढ़कर 8वें नंबर पर आ गए हैं। हालांकि कोहली 1 स्थान नीचे 9वें पायदान पर हैं। आर अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा से मिले सपोर्ट पर शुक्रिया अदा किया। अश्विन ने बताया कि जब उन्हें मां के बीमार होने का पता चला तो वो घर जाना चाहते थे और मां को देखना चाहते थे क्योंकि वो बेहोश थी। मां की हालत सुनकर अश्विन की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजकोट से चेन्नई जाने के लिए फ्लाइट मिल नहीं रही थी क्योंकि राजकोट एयरपोर्ट शाम 6 बजे बंद हो जाता है। ऐसे में उनके कमरे में द्रविड़, रोहित और पुजारा आए। फिर रोहित और पुजारा ने चार्टर विमान के लिए कई फोन किए। अश्विन के मुताबिक उस दिन उन्होंने रोहित शर्मा में एक जबरदस्त लीडर देखा। मुंबई और विदर्भ के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। दरअसल विदर्भ को मैच के 5वें और आखिरी दिन जीत के लिए 290 रन चाहिए होंगे। इससे पहले चौथे दिन का खेल खत्म होने तक उसने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना लिए हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।